तो सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई, सारे स्टूडेंट्स देख लें। हमारे पास आज का एक अच्छा लेक्चर है वेव्स के हवाले से। अभी ऑसिलेशन वगैरह के बारे में हमने पढ़ी, उसकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व किए। वेव्स क्या होता है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? सिंपल अल्फाज में अगर वेव्स को देखना हो, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इसे कहा जाता है। बात समझ आ रही है? जी ख़त्म। क्या चीज़? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वो फर्स्ट ईयर वाले डेफिनेशन नहीं होंगी इसका, फिर उधर से एक प्रोसेस इस तरह कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखते थे। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम क्या मतलब? अगर आप तालाब के किसी किनारे पे बैठे तख़य्युलात में गए हो, तख़य्युलात में जाने का मतलब ये है आपके साथ फ़िज़िक्स के अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हो या वो टेस्ट हो जो मैंने भेजे हों, और तालाब के किनारे पे आप बैठे हों। आपके चूँकि स्टूडेंट की खासियतें हैं, उसके साथ एक कार्डबोर्ड होता है, एक गत्ता होता है, क्लिप बोर्ड जिसे कहते हैं वो होता है, और साथ में जो है एक पेंसिल होता है, रबर होता है, और शार्पनर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारे होते हैं। फिर वो जब तालाब के किनारे पे बैठता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो बाज़ औक़ात वो अपने हाथ कहीं से डिप करता है तालाब में। समझ आ रहा है? कब? जब वेव्स का टेस्ट में आपको दो, आप ऐसे फिर जाके करें। तो वो जब पानी को ऐसे डिस्टर्ब करता है, वाटर को डिस्टर्ब करता है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से, जो डिस्टर्बेंस हुआ, उस डिस्टर्बेंस की वजह से दो प्रोसेस वजूद में आते हैं। एक, ये जो डिस्टर्बेंस है, जो आपने वाटर को डिस्टर्ब किया, दिस डिस्टर्बेंस कैरीज मोमेंटम एंड एनर्जी। ये डिस्टर्बेंस क्या कैरी करता है? मोमेंटम और एनर्जी कैरी करता है। विदाउट कैरिंग द मैटर, बग़ैर मैटर को कैरी किए। जो वाटर है उसको कैरी नहीं करता है। किसको कैरी करता है? डिस्टर्बेंस एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है। ये पॉइंट समझ है कि नहीं है? फिर आप जो है एकदम होश में आ जाते हैं, बस लिखना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो खैर, मैंने दूसरा पॉइंट क्या कहा? एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड या कैरीड ट्रांसफर्ड करें, चले विदाउट कैरिंग द मैटर। बग़ैर मैटर को कैरी किए। समझ आ रही कि नहीं? एनर्जी साथ में कैरी होती है और मोमेंटम, लेकिन मैटर जो है वो कैरी नहीं होता है। यहाँ तक लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास हैं यहाँ पे, चले कोशिश करते इधर ही काम चला लें। क्या चीज़ है ये? टाइप्स ऑफ वेव्स। बेसिकली वेव्स के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ नोन एज, आप लोग को पता है, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, क्लियर? द सेकेंड टाइप EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये माइनस साइन है या प्लस साइन है? इनके दरमियान प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा? हाँ, वेल डन। चले, हाइफन है। नेक्स्ट, मैटर वेव्स। कितने टाइप्स हो गए? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल, EM और मैटर। मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं? ऐसे वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, जिनको किसकी ज़रूरत होती है? रिक्वायर, ये REQ का मतलब रिक्वायर, मीडियम, यानी उसको ज़रूरत किसकी होती है? मीडियम की होती है। और EM वेव्स क्या होते हैं?
रिक्वायर्स नो मीडियम, अच्छा मैं नो लिखूँ, नो मीडियम, किसी भी मीडियम की ज़रूरत उसको नहीं होती। मैटर वेव्स क्या होते हैं? वेव्स रिलेटेड टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, क्लियर? waves related to motion of charged particles. Matter waves is also known as de Broglie waves. Matter waves को क्या भी कहते हैं? de Broglie, जिसको आप लोग de Broglie कहते हैं, लेकिन हम लोग फिर इसको de Broglie कहते हैं। खैर, मैटर वेव्स ये जो है इसको कहा जाता है। और मैकेनिकल वेव्स की मिसाल आपके पास साउंड वेव्स इज़ द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट एग्जांपल फॉर दिस। साउंड विदाउट मीडियम कभी भी कैरी नहीं हो सकता, सो देयरफॉर साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम, लाइक द लाइट ऑफ सन reaches to earth without any medium. That is why अगरचे दरमियान में स्पेस भी है लेकिन उसके बावजूद भी लाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि लाइट को पहुंचने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत। सो ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट हैं दैट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which consists of the oscillating electric and magnetic field which are perpendicular to each other, which are the sources of each other. इसी वजह से चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड सोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक का सोर्स मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक का सोर्स इलेक्ट्रिक होता है, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाता है। मैटर वेव्स के हवाले से आप जानते हैं कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज़ इन मोशन देन देयर इज़ एसोसिएटेड अ वेवलेंथ विद इट, तब उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है जिससे आप ये बता सकते हैं कि दैट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ लाइक मोशन ऑफ अ वेव। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे वो बिहेव कर रहा हो वेव की तरह। चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हमने बाकायदा पढ़ा था कि जो आपके पास चार्ज पार्टिकल होता है या जो आपके पास पार्टिकल होते हैं वो वेव नेचर रख सकते हैं। ये वहाँ पर भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बारके नेक्स्ट मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, लेकिन इसको फुल डिटेल से हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के मज़ीद दो टाइप्स हैं। नंबर 1 शॉक वेव्स, नाम सुना होगा इसका, और प्रोग्रेसिव वेव्स। शॉक वेव्स आप जानते हैं, इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल है सोनिक बूम या वॉल्केनिक एरप्शन। समझ आ रहा है मेरे अच्छे स्टूडेंट्स जो मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ? या अर्थक्विक, चले आपको मैं ये मिसाल समझा तो आपको समझ खुद ब खुद आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने देखा है कि जब प्लेन वगैरह जाते हैं, सही है, वो क्या करते हैं, अगर उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो, अगर प्लेन की स्पीड ऑफ साउंड से क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो पीछे से एक बूम छोड़ते हैं। हाँ, गैसेस उसके पीछे से निकलते हैं।
वो जो वेव्स होते हैं उनका हकीकतन में क्या कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं। या अर्थक्विक जो आता है, ये जो आपके पास मतलब वेव्स से रिलेटेड फेनोमिना है, दैट इज़ आल्सो द शॉक वेव्स। इसी तरह से वॉल्केनिक एरप्शन वगैरह, वॉल्केनोज वगैरह, आप जानते हैं इस चीज़ को ना? मुझे फिर इतना पता नहीं है, हम लोग तो सादा से लोग हैं भाई, लोग तो माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, हर चीज़ के बारे में इल्म है आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं जी? प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं? अगर एनर्जी, मेरे ख्याल में मुझे बात कंप्लीट करनी चाहिए वेरी गुड, आप लोग सही कह रहे हो। अगर एनर्जी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से अवे जा रही हो, दूर जा रही हो, तब उन वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको स्टार्ट में दे चुका कि जब आप प्रॉब्लम्स के आगोश में चले जाते हैं तो पेंसिल जो सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस आपके हाथ में था, उस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से एनर्जी कहाँ पे जाती है? मोमेंटम कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? अवे ट्रांसफ़र होता है। सो सच वेव्स इन विच द एनर्जी एंड मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस is known as progressive waves. E transfers away, किससे away? From source of disturbance. सुनिए भाई, इसको ख़त्म करते हैं। Progressive waves are of two types. Progressive waves कितने टाइप्स के हैं? चले इधर जगह, मैं अगर इधर लिखूँ, आप लोग फिर अलग अलग लिख सकते हो ना, माशाल्लाह बड़े बड़े स्टूडेंट्स अभी। चले सुने, अभी प्रोग्रेसिव वेव्स दो टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल सही कहा। नंबर एक को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज, वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कोई इशू तो इसमें नहीं है, समझ आ रही बात? क्या नहीं आ रही? ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास क्या होते हैं, लिखने वाले मुंशियों? ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे वेव्स, ऐसे प्रोग्रेसिव वेव्स को कहा जाता है जिसमें मोशन ऑफ पार्टिकल, जिसमें मोशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर हो। क्या हो? किसके परपेंडिकुलर? टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, खुश्कसाली के मौसम में कोई तालाब मालाब आपके आसपास नहीं था, लेकिन आपको तालाब चाहिए था क्योंकि फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। लिहाजा उसके लिए आपने क्या किया? घर में एक बर्तन आपने उठाया, अपने साइड पे रखा। साइड पे रखने के बाद आपने वही काम किया, वाटर इसके अंदर डलवाया ताकि तालाब का वो सीन वगैरह बन जाए। क्लियर है? लेकिन मैं सिर्फ दोबारा रिवाइज करूँ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स के लिए, और सोच वगैरह नहीं, बाकी वो तो आपको बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि आप जब इसमें पेंसिल डिप करोगे, फॉर एग्जांपल इधर आपने कोई कागज़ का छोटा सा टुकड़ा रखा, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? वेव्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कागज़ का जो आपके पास टुकड़ा है, पीस है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, अप्स एंड डाउन मोशन करेगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? जिसका मतलब ये है कि पार्टिकल के मोशन और प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है, इन दोनों में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर। सच वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। तो आपके पास यहाँ पर जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वो इनकी बेस्ट एग्जांपल हैं। वाटर वेव्स बेस्ट हैं लेकिन वो भी थोड़ा इतना बेस्ट नहीं है, फिर भी आप इसको चल एग्जांपल कह सकते हैं। अच्छा, तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या थी? मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर
सुने सुने बात ना करें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये क्या होते हैं? ऐसे वेव्स को कहा जाता है जिस तरह से साउंड वेव्स हैं कि जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड, इसकी वजह से जो हवा के पार्टिकल्स हैं, जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ साउंड इमिटिंग बॉडी से, तो हवा के पार्टिकल्स पे ये फोर्स लगाती हैं। हवा के पार्टिकल्स भी उसी तरफ मूव करते हैं, हवा के पार्टिकल्स भी उसी तरफ जा रहे होते हैं, और ये जो आपके साउंड वेव्स हैं ये भी उसी तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है। तो सच वेव्स आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज़ द साउंड वेव्स। मैं एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, घर में आप जाके फर्स्ट एड के नोट्स उठाए उससे आप चेक कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई इशू तो नहीं इसमें। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मैं सिंपल लिख रहा हूँ, सब चीज़ें उसी तरह से हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर की जगह ये चीज़ लगाना है, इसके थे पैरेलल से। भाई कोई इशू तो नहीं किसी को। अब एक याद रखें, वाटर के एक एमसीक्यूज के तौर पे, या मतलब मैं वैसे चले बता दूं, वाटर के सरफेस पे जो वेव्स बनते हैं अच्छा इधर सुने ज़रा, वैसे पॉइंट बता रहा हूँ, जनरल पॉइंट है। आपके पास लेट्स से ये वाटर है, क्लियर? यहाँ पे जो इस तरह के फिनोमेना होगा वेव का वाटर के सरफेस पर, इसको कहते हैं रिपल्स। रिकॉल करें अपने 10th क्लास को, रिपल टैंक टॉपिक याद है? याद है क्या नहीं है? सबको याद है? वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी, फिर उस इक्वेशन वगैरह उसे निकालते थे, याद है ना? वो फिर एग्जाम में भी आता था, आप सॉल्व कर सकते थे उसको। तो इनको कहा जाता है नलेको रिपल्स। नेक्स्ट वन, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सवाल मेरा ये है, आया वाटर वेव्स ट्रांसफर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? कैसे? नीचे का क्या मतलब? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। देखिए इसी बात को जरा हम देखते हैं, वाटर वेव्स ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं, वाटर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हो सकते हैं। सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेव्स हैं वो होते हैं ट्रांसवर्स। क्या होते हैं? वाटर के डीप जब जाओगे, डीप, तो वो जो वेव्स होते हैं उनको क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ये बात याद रखें, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो सरफेस ऑफ वाटर पे क्या है? सरफेस फॉर वाटर वेव्स जो मैं बात कर रहा हूँ, पूछो बच्चे। एक मिनट सिर्फ मैं इसको लिखूँ, लॉन्गिट्यूडनल। जी पूछो बच्चे, पूछो। पानी में क्या है? तो हाँ बताओ। पार्टिकल होता है, यानी कि अगर कोई कागज का टुकड़ा है वो पानी के ऊपर है तो वो तो उसी साइड पे जाएगा जिस साइड पानी हो। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल उसको सरफेस पे तो ऐसे बच्चे, जब आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हो सरफेस पे तो ऐसे आप एंड डाउन नहीं होता? हाँ तो बस, हाँ ना, तो ऐसे होता है। अगर वो खुद होता लगा होता अलग से अखन कीला।
चलें, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट और टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, सॉरी वेव्स या वेव मोशन। ये लाइन थोड़ा सा, क्योंकि मैंने स्टाइलिश लाइन बनाया है, आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, इसको ज़रा सिंपल लिखते हैं। देखो ज़रा नारे को, जिस तरह से एसएचएम के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े वैसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं किस चीज़ के, वेव्स के। अब इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसकी शेप, ये वेव शेप है, ज़रा देखो इसको, साइनोसोडियल, साइनोसोइडल, ये समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इसको कहते हैं कंप्लीट वेव। क्या कहते हैं इसको? नेक्स्ट, यहाँ से डिराइव करवाना पॉइंट्स, बल्कि अगर मैं उन पॉइंट्स को ना लिखूँ आप शायद समझ जाएंगे। द अपर पोर्शन ऑफ द वेव इज नोन एज क्रस्ट, द लोअर पोर्शन इज नोन एज द ट्रफ। सही है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस लाइन, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम लाइन। इसको क्या लाइन नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम लाइन, या पोजीशन भी से कैसे, इसमें कोई मसला। यहाँ से बिल्कुल इसी से हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। इसकी तरफ ज़रा आते हैं। मैं इस पॉइंट को आगे ऐसे एक्सटेंड करूँगा। चलो, दूसरा पॉइंट, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां पॉइंट वो ये है कि आपके पास वेवलेंथ, क्या चीज़, वेवलेंथ, नाम से ज़ाहिर है, इस पर कन्फ्यूज आप लोग, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। वेवलेंथ किसकी लेंथ? वेव की लेंथ। अब वेव कौन है? ये कंप्लीट वेव, इसकी लेंथ की बात हो रही। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये जो आपके पास हैं क्रस्ट और ये जो क्या है ट्रफ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ग्रीक लेटर से। बात समझ आ गई? ये देखिए, इसको वेवलेंथ कहते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट, वेवलेंथ इसको भी कहा जाता है, मैं आगे एक्सटेंड करूँ, चलो इधर ज़रा देखें। The distance between two consecutive crests are two consecutive troughs। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? नोन हैज वेवलेंथ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कंसेक्यूटिव का मतलब ये के बाद इधर, इसके बाद ये, वंस अपॉन अ टाइम, याद आ गया आप लोग को? चले, यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा। या यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ कितना होगा? ये भी लैम्डा होगा। या यहाँ से लेके यहाँ तक का वेवलेंथ कितना होगा? ये भी लैम्डा होगा, ये भी वेवलेंथ होगा। लेकिन यहाँ से लेके इस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या होगा? ये भी वेवलेंथ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू कॉन्जिगेटिव पॉइंट्स है ये। ऊपर वाले पोर्शन के, इस ऊपर वाले पोर्शन के टू कॉन्जिगेटिव पॉइंट्स के दरमियान फासला भी क्या होता है? वेवलेंथ। यानी इस पॉइंट का इसके दरमियान जो फासला है ये भी क्या है? वेवलेंथ, लैम्डा। अब एग्जाम के अंदर अगर इस तरह का कोई आपको डायग्राम दिया जाए, फिर फाइंड आउट कर सकते हो किस में वेवलेंथ क्या है। वेरी गुड। यहाँ से ही मुझे बताओ,
यहाँ से मुझे बताएं, क्या बताओगे यहाँ से? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इनके दरमियान कितना वेवलेंथ होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इनके दरमियान वेवलेंथ कितना होता है? हाफ लेमडा होता है। इस पे MCQ सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं? खैर चलिए, बस ये ख़त्म हो, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्पलीट्यूड। जिस तरह से आप लोगों ने पहले पढ़ा था, याद है ना कि नहीं है? एम्पलीट्यूड क्या था हमारे पास? देखिए इधर देखिए, मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, बहरहाल यार बस इधर से चलिए, मैं फिर डायग्राम बना रहा हूँ। इधर सुनो शख्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। समझ आ रही बात, क्या नहीं आ रही है? तो यहाँ से देखिए सबसे मैक्सिमम फासला ये है, सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से वेव्स में, और x0 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑसिलेशंस में। ये मतलब थोड़ा सा अगर याद रही तो अच्छी बात है। फ्रॉम इन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ वेव? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? टाइम पीरियड